बोनी दुल्हन का ब्राइडल मेकअप। क्या बात है गोपी, आज तो तेरा चेहरा बिल्कुल फूल की तरह खिल रहा है। बात ही कुछ ऐसी है मालकिन। हमें भी बता दे। आप पहले मिठाई खाइए। जानती हो मालकिन, मेरी शादी तय हो गई है, अगले महीने की 20 तारीख की है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। माँ, मेरे पार्लर की कीज नहीं मिल रही हैं, आपने देखी है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। ओ घोष, ये घुट्टी काम वाली ही मेरी चीजों को न जाने कहाँ कहाँ रख देती है। छोटी मालकिन, वो चाबियां मैंने ऐसे ही कल फर्श पर पड़ी हुई देखी थी, तो उन्हें मैं आपके कमरे में रखाई। ये रहा, मैं तो जानती थी। चुप करिया, हमेशा ही बस गोपी को डांटती रहती है। एक तो उसने तेरी चाबियां संभाल कर रखी और तू ऐसे बोल रही है। ले, तू भी अब अपना मूड अच्छा कर ले, ये मिठाई खा। मिठाई? छोटी मालकिन, मेरी शादी तय हो गई है, ये उसी की खुशी में मिठाई है। छी, न जाने किस दुकान से तुमने घटिया सी मिठाई खरीदी होगी। मैं ऐसी सस्ती मिठाइयाँ नहीं खाती हूँ, और माँ आप भी इसे मत खाइए। चुप कर, मुझे तो गोपी की शादी तय होने की बहुत ज्यादा खुशी है। तुझे नहीं खानी है तो तू मत खा। आप हमेशा इस बोनी की ही साइड क्यों लेती हो? खैर जो भी हो, मैं तो चली। ओ घुट्टी, मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो मेरा नाश्ता मुझे मेरे पार्लर में ही दे देना। जी। गोपी को ऑर्डर देकर रिया अपने पार्लर में चली गई। रिया के बोलते ही गोपी उसका नाश्ता बनाने लगी और कुछ देर बाद वो नाश्ता लेकर रिया के पार्लर में पहुंच गई। आ गई घुट्टी मैडम। छोटी मालकिन, मैं ये कहाँ रखूं? यही मेरे पीछे वाले स्लैब पर रख दो। रिया के पीछे एक बहुत ही ऊंचा सा स्लैब था जो उसकी लंबाई से भी ऊंचा था, और उसने गोपी को उसके ऊपर नाश्ता रखने को बोल दिया था। छोटी मालकिन, मेरा जरा कद कम है, इसलिए मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इसे आप ही। ओ घोष, इस नौकरानी के पास तो एक काम को ना करने की 100 बहाने मौजूद है। अरे अगर कद की बात ही थी तो फिर काम पर मत आया करो ना। अब मुझे अपना हाथ रोककर इस नाश्ते को रखना होगा। रिया ने बेवजह बेचारी गोपी को बहुत बातें सुनाई। बोनी बतख, अब जाओ यहाँ से, तुम्हें देखते ही ना जाने क्यों मेरा पारा हाई हो जाता है। जी मैं जा ही रही हूँ। गोपी दुखी सी रिया के पास से लौट आई। गोपी बेटा, आज खाना वगैरह रहने देना, आज हमारी दावत है ना, तो तू भी अब अपने घर चली जा। सच मालकिन, शुक्रिया। सुन, कल भी पनीर की सब्जी जो थी और लौकी के कोफ्ते वो बचे हुए हैं, तो तू उन्हें अपने घर ही ले जा। जी। गोपी लौकी के कोफ्ते और पनीर की सब्जी लेकर अपने घर चली गई। गोपी बेटा, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ माँ, वो आज मालकिन को कहीं जाना था तो उन्होंने आज मुझे जल्दी ही भेज दिया। गोपी, गोपी। हाँ बाबा बोलिए। मेरी बच्ची आ जा। हाँ बाबा, मैं यही हूँ। आपने अपनी दवाई खाई कि नहीं? मैंने इन्हें सब कुछ दे दिया है, तू बता तूने कुछ खाया है कि नहीं? हाँ माँ, खाने से याद आया, मुझे मालकिन ने लौकी के कोफ्ते और पनीर की सब्जी दी है, चलिए खाते हैं। गोपी और उसके बूढ़े माँ बाप उस अमीर घर के खाने के इर्द गिर्द बैठ गए और खुशी खुशी उसे खाने लगे। गोपी के घर में ऐसी कोई चीज बस कभी कभार ही बनती थी, इसीलिए उन सभी चेहरों पर उसे खाते हुए एक अलग सी ही खुशी थी। अगले दिन। माँ मैं जा रही हूँ। बेटा, अब तेरी शादी में ज्यादा दिन बाकी नहीं है, तू अपना लहंगा वगैरह कब खरीद कर लाएगी? माँ अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, अभी और काम करके पैसे जोड़ लेती हूँ, उसके बाद लहंगा वगैरह लेने चलेंगे। अब मैं चलती हूँ माँ। गोपी अपने घर से अपने काम की जगह निकल गई और वहां पहुंचकर गोपी को ऐसा लगा जैसे कोई चिल्ला रहा हो। न जाने क्या बात है, आज तो सुबह में ही कितनी तेज तेज आवाजें आ रही हैं। गोपी अंदर गई तो उसने देखा कि रिया जोर जोर से चीख रही है। मेरा इतना महंगा कई हजार का फाउंडेशन जो मैंने मिसेस मल्होत्रा का मेकअप करने के लिए खरीदा था, वो मेरे पार्लर में नहीं है। मुझे यकीन है जरूर उसे उस बोनी बतख ने ही चुराया होगा। बस कर रिया, तू गोपी पर इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच तो लिया कर। मैं क्या सोचूं? लो आ गई गुट्टी बंदरिया। ए बोनी, चल बता, तूने मेरा फाउंडेशन कहाँ छिपा कर रखा है? मुझे नहीं मालूम। झूठ मत बोल। रिया दीदी, मैं भला आपका फाउंडेशन क्यों चुराऊंगी? मुझे क्या पता, वैसे भी तेरी शादी होने वाली है, हो सकता है इसी वजह से तूने उसके ऊपर अपना हाथ साफ कर दिया हो। गोपी बेटा, क्या वो फाउंडेशन तुमने लिया है? कल रिया के पार्लर में बहुत ही अमीर औरत मेकअप करवाने आ रही है। अगर रिया ने उन्हें खुश कर दिया तो रिया के पार्लर का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए। मालकिन आप तो मेरा कम से कम विश्वास कीजिए, मैंने वो नहीं।
एक मिनट रिया दीदी, मैं तो कल जल्दी घर चली गई थी और देखिए आपके आज वाले कपड़ों पर फाउंडेशन की बूंदें गिरी हुई हैं। इसका मतलब वो अभी अभी ही गुमा है। आप अपनी पैंट की जेब में जरा चेक कीजिए। नहीं, वो इसमें नहीं है। इसे कैसे पता चल गया कि मैंने तो इसे घर से निकलवाने के लिए ही ये साजिश की थी? शायद वो यही है। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। रुक, मैं देखती हूँ। यामिनी ने उस फाउंडेशन को रिया की जेब से निकाल दिया। तो भी ना रिया, बस बेवजह ही छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही थी। देख, सब कुछ सही है। मुझे यकीन था गोपी ऐसा कोई भी काम कर ही नहीं सकती है। रिया सड़ा सा मुंह बनाकर वहां से चली गई। गोपी भी वापस से कामों में ही लग गई। रिया ऐसे ही गोपी को फंसाने के लिए साजिशें रचती रहती थी, लेकिन गोपी अपने तेज दिमाग से हर साजिश को नाकाम कर देती थी। अगले दिन रिया के पार्लर में एक बहुत ही अमीर औरत अपना मेकअप करवाने आई। मेरा अच्छा सा मेकअप कर दो। मेरी आने की खबर तो तुम्हें पहले ही लग गई होगी। बिल्कुल, आइए बैठिए। रिया ने उसे बैठाकर उस औरत का मेकअप शुरू कर दिया। रिया उसका मेकअप करने में बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी, जिसकी वजह से उससे उसका आई मेकअप बिगड़ गया और उसका आई लाइनर भी फैल गया। ओह नहीं, अरे अरे, ये क्या किया तुमने? मैं यहाँ अपने आप को सुंदर बनवाने के लिए आई थी, ना कि भूत। ओह, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। आप गुस्सा मत कीजिए। ओह नहीं, मैं इतनी घबरा क्यों रही हूँ? अभी बताती हूँ तुम्हें। इसी तरह से माहौल थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो गया और सभी घरवाले पार्लर में आ गए। क्या बात है? मेरा हुलिया बिगाड़ने की तो तुम्हें अब कीमत चुकानी ही होगी। एक मिनट रुक जाइए, आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए। गलतियां सभी से होती हैं और मेकअप वगैरह बिगड़ जाना तो एक आम सी बात है। आप प्लीज रिया दीदी पर गुस्सा मत कीजिए। आपका मेकअप करने के ऊपर इनका पूरा करियर टिका हुआ है। आप प्लीज इन्हें एक और मौका दे दीजिए। ये बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं और मुझे यकीन है कि अब की बार ये आपको निराश नहीं करेंगी। गोपी की बात सुनकर वो औरत शांत हो गई और उसने रिया को दोबारा मेकअप करने को बोला। इस बार रिया ने बिना घबराए अपनी पूरी जी जान से उस औरत का मेकअप किया, जो कि उसे बहुत पसंद आया। ये लुक मुझे अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो औरत खुशी खुशी वहां से चली गई। गोपी का खुद को हौसला देने और पूरी बात संभालने के ऊपर रिया को अब गोपी की असलियत दिखाई दे रही थी और उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। शुक्रिया गोपी, मुझे एनकरेज करने के लिए। एंड सो सॉरी जो भी मैंने अब तक तुम्हें बोला और तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव रखा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें माफी के तौर पर कोई तोहफा दूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, आपने मुझे इज्जत दी, बस वही काफी है। प्लीज बता दो, इससे मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आप मेरी शादी पर मेरा भी अच्छा सा मेकअप कर देना, वही मेरे लिए तोहफा होगा। बस इतनी सी बात। अब देखना, मैं अपनी पूरी जी जान से तुम्हारा मेकअप करूंगी। और गोपी, तेरी शादी का जोड़ा मैं अपनी तरफ से देती हूँ। सच मालकिन? बिल्कुल, तू भी मेरी बेटी जैसी ही है। ऐसे बोलकर यामिनी ने उसे गले से लगा लिया। कुछ दिनों बाद गोपी की शादी का दिन भी आ गया और रिया ने उसे बहुत ही अच्छे से तैयार किया। वाह ब्यूटी क्वीन। गोपी के माँ बाप ने जब गोपी को अच्छे ब्राइडल लहंगे में अच्छे से तैयार हुआ देखा तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए और गोपी खुशी खुशी विदा हो गई। मॉडर्न बहुलाई दहेज में कंबल। रितेश, चलो अब तुम मुझे अपने घर ले चलो। माफ करना जानवी, लेकिन तुम तो करोड़पति बाप की बेटी हो। मैं इतना अमीर नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास तुम्हारे मायके जैसा ना तो घर है और ना ही सुख सुविधाएं। रितेश, तुम मेरे साथ हो, क्या ये मेरे लिए कम है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं टुकड़ों में भी खुशी से गुजारा करने को तैयार हूं। मेरी शादी के बारे में तो मेरे माँ बाबा भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताती तो वो कभी भी मेरी शादी तुमसे करवाने को राजी नहीं होते। मैंने भी माँ को कुछ नहीं बताया है, क्योंकि अगर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताता तो शायद वो भी न मानती। लेकिन जो भी हो, भगवान ने हमारा साथ लिखा था, तो देखो मैं तुम्हारी दुल्हन बन ही गई। अब बहुत हुई ये बातें, शाम होने वाली है और शाम के साथ साथ सर्दी भी बढ़ जाएगी। चलो हम दोनों जल्दी से अपने घर चलते हैं। रितेश जानवी का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले गया। रितेश की माँ को उम्मीद भी नहीं थी कि आज के दिन उसका बेटा बहू के साथ घर लौटेगा। बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, आप मेरा हुलिया देखकर समझ तो गई होगी ही। तूने हमसे बिना पूछे शादी कर ली? हाँ बाबा, मैं और जानवी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने अपनी मोहब्बत को आज एक रिश्ते का नाम ही दे दिया। लेकिन बेटा, ये लड़की तो मुझे बहुत ही बड़े घराने की लग रही है।
माँ, जानवी भले ही बड़े घर की बेटी है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, जानवी आपको बहुत खुश रखेगी। ये दिल की बड़ी ही अच्छी है। तुझे पसंद है तो तू ऐसा बोलेगा ही, लेकिन खैर छोड़ो, एक दिन तो हमें तेरी भी शादी करनी ही थी। आजा बहू, हमारे इस छोटे से घर में तेरा स्वागत है। हरिकिशन और सुनंदा ने बिना किसी चिक के अपनी बहू को घर के अंदर बुला लिया। उस रात बहुत ज्यादा सर्दी थी। जानवी जल्दी से अपने कपड़े बदलकर सोने की तैयारी करने लगी। माँ जी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मुझे मेरा कंबल और कमरा दिखा दीजिए। बहू, हम गरीब लोग हैं, कमरा तो हम तुझे वो दे देंगे जिसमें अभी तक हम सभी रहते थे, लेकिन हमारे पास कंबल नहीं है। सिर्फ एक ही कंबल है, तो तुझे भी हमारे साथ उसी में सोना पड़ेगा। क्या? बस एक कंबल? क्यों तुझे रितेश ने बताया नहीं? बेटा, हमारे घर में हर चीज थोड़ी थोड़ी ही है, यहाँ पर कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं है। तो क्या मुझे मेरी शादी की पहली रात आप लोगों के बीच ही बितानी होगी? ये तू कैसी बेशर्मो जैसी बात कर रही है। अरे हाँ, मैंने माना कि सुहागरात मनाना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन अपने सास ससुर के सामने ऐसे कौन बोलता है? ओहो, अगर मैंने बोल भी दिया तो माँ जी, इसमें कौन सा अनर्थ हो गया? खैर छोड़ो, अब क्या फायदा, जब कंबल एक है तो सभी को यहीं ही सोना पड़ेगा। जानवी सड़ा सा मुंह बनाकर अपनी सास के बगल में लेट गई। सभी उस रात बस एक पतले से कंबल में सोए। रितेश और उसके परिवार को तो इस सब की आदत थी, इसीलिए उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई। लेकिन जानवी की पूरी रात ठंड में ठिठुरते और करवटें बदलते हुए बीती। अगली सुबह, अरे बहू, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में है? माँ जी, मेरी सारी रात जागते हुए बीती है। अगर ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि मैं स्वर्ग से दहाड़ जाऊं, इसीलिए मैं तो चली अपने लिए कंबल लेने। लेकिन कंबल के लिए तेरे पास पैसे हैं क्या? मेरे बाबा ने मेरे बैंक में काफी पैसा छोड़ा हुआ है, मैं आज उन्हीं पैसों से अपने लिए एक बहुत ही अच्छा कंबल लेकर आऊंगी। जानवी ऐसे बोलकर कंबल लेने चली गई और उसने बाजार से एक बहुत ही मोटा और नरम और गर्म कंबल खरीद लिया। हाय मेरा कंबल, आज से पहले मुझे कभी भी कंबल पर इतना प्यार नहीं आया। अब मैं अपना नया कंबल ओढ़कर सोऊंगी और किसी को इसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। जानवी ऐसे ही सोचती हुई अपना नया कंबल अपने घर ले गई। वो देखने में भी बहुत ही सुंदर था। नया कंबल घर में आना गरीब परिवार में किसी कीमती चीज से कम नहीं था। अरे वाह बहू, हाँ, माँ जी, इस कंबल को आप हाथ मत लगाइए, हटिए, ये मेरा है। तो तू ऐसा क्यों कर रही है बहू? बस ये कंबल मेरा है, दूर रहिए। जानवी ने सुनंदा को अपने कंबल को छूने भी नहीं दिया और रात को, वाह जानवी, अब तो हमारा नया कंबल आ गया है। आज की रात तो सिर्फ हम दोनों अपने माँ बाप से अलग सोएंगे और आज की रात हमारी शादी की। चुप करो रितेश, मैं अपना ये कंबल किसी के साथ भी नहीं बांटूंगी। मतलब? मुझे ज्यादा मतलब निकालने नहीं आते। आप जाइए और जाकर अपने माँ बाबा के साथ ही सोइए। रितेश जानवी की बात सुनकर अपने माँ बाबा के पास ही सोने को आ गया। उसे जानवी का ये बेरुखापन बहुत बुरा लगा था, लेकिन जानवी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो आराम से अपने गर्म कंबल में सो रही थी। जानवी ऐसा ही किया करती थी। वो सारा दिन तो अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार से रहती थी, लेकिन रात को ना जाने उसे क्या हो जाता था। माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे कंबल को हाथ लगाने की? बहू, मैं तेरी सास हूँ, क्या मुझे अब दिन में भी इस कंबल में बैठने के लिए तेरी इजाजत की जरूरत है? ये मेरा कंबल है और इसमें आपको बैठने की इजाजत मुझसे लेनी ही पड़ेगी। लाइए, आप अपना कंबल ओढ़कर बैठ जाइए, मेरा कंबल मुझे वापस कीजिए। जानवी अपनी सास से अपना कंबल ले गई और तह बनाकर उसे रख दिया। ऐसे ही एक और दिन। जानवी, सियानेपन की भी एक हद होती है। मेरे बाबा की तबीयत सर्दी की वजह से कितनी ज्यादा खराब है और तुम हो कि अगर तबीयत खराब है तो आप उन्हें अपना वाला ही कंबल उड़ाइए ना, मेरे कंबल की तरफ आप अपनी नजर भी मत करना। हे भगवान, इस कंबल की वजह से घर में कितनी लड़ाइयां हो रही हैं। आखिर इस कंबल में ऐसा क्या है? कुछ नहीं है तो आपके पूरे परिवार की नजर इसी के ऊपर ही क्यों रहती है? जैसे पहले गुजारा करते थे, अब उस तरह से गुजारा नहीं किया जा रहा है क्या? अब बस, मैं तुमसे क्या ही बोलूं जानवी, तुम्हारी बातों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अच्छा होगा कि आप मुझसे कुछ बोलो ही ना।
जानवी और रितेश की लड़ाई हो ही रही थी कि तभी उन्हें अपने घर के आंगन में से किसी की आवाज आई। ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। देखते हैं कि कौन आया है। जानवी और रितेश दोनों आंगन में चले गए। आंगन में जानवी के माँ बाप बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही जानवी की आंखें भर आईं। माँ, जानवी बेटा, तूने हमें एक बार भी अपना पता बताना भी जरूरी नहीं समझा? माँ, वो दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। आप दोनों हमारे समधी और समधन जी हो। हमारे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है। चाय के लिए दूध भी बस 2 कप ही आता है। आधा पानी डालकर सभी की चाय बनती है। अब बोलिए, मैं आपके सामने क्या रखूं? अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। हम सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आए हैं। समधी जी की तबीयत खराब है क्या? हाँ, इन्हें सर्दी हो गई है। तो आपने इन्हें इतने पतले कंबल में क्यों लिटाया हुआ है? हमारे पास जो है हमने अपने बाबा को उसी में लिटा दिया। लेकिन अंदर कमरे में तो मुझे एक और कंबल दिखाई दे रहा है। शायद ये कंबल ही है ना? हाँ सासू माँ, ये कंबल है, लेकिन हमारा नहीं, किसी और का। रितेश ने अपने सास ससुर को पूरी बात बता दी। अपनी बेटी का ऐसा बर्ताव सुन दोनों माँ बाप हैरान हो गए और जानवी को भी अपनी गलती महसूस हुई। बेटा, अपने ही परिवार के साथ ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं है। अब तू इस घर की बहू है और यही तेरा परिवार। ये लोग तेरे अपने हैं। क्या अगर तेरे बाबा की तबीयत खराब होती तब भी तू अपने कंबल पर ऐसे ही चालाकी दिखाती? बोल। माँ, वो बेटा, मैंने तुझे राजकुमारियों की तरह पाला है, इसीलिए मैं समझता हूँ। लेकिन इस घर में शादी करना तेरी अपनी मर्जी थी, तो अब तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती है। तुझे अपने परिवार की दिल से सेवा करनी होगी, तभी तो हमें भी गर्व महसूस होगा। हाँ बाबा, मैं समझ गई। ठंड लगने की वजह से मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही थी, लेकिन आप दोनों ने आकर मेरी आंखें खोल दी। मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऐसे बोलकर जानवी अपना कंबल ले आई और अपने ससुर जी को उड़ा दिया। ये हुई ना मेरी बच्ची वाली बात। तू फिक्र मत कर, मैं यहाँ पर 2-3 कंबल और भिजवा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। जानवी का बाप चला गया और उसने घर जाकर जानवी के ससुराल में कंबल भिजवा दिए। जानवी अब अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहती थी और उनकी मन लगाकर सेवा करती।